हेलो गाइस। तो चलते हैं, आज अपन पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री का चैप्टर विच इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही इजी जो होता है, वैसे अपन बहुत ही इजी वे में करेंगे उसको, इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा है केमिस्ट्री को समझने के लिए। ये चैप्टर इनफैक्ट तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। इसमें न्यूमेरिकल डिफिकल्ट नहीं आता, बट हर बार जेई मेन हो या नीट हो या जे एडवांस हो, सब में ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें आते ही नहीं, इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। तो चैप्टर अपन ने कौन सा लिया बताओ? एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या टॉपिक लिया है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। है ना? उसका अपन आज कवर करेंगे लेक्चर 1। कौन सा लेक्चर करेंगे इसमें? फर्स्ट लेक्चर है, वेरी फर्स्ट लेक्चर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं, और इसमें कुछ अपन थोड़े बहुत की पॉइंट पढ़ लेते हैं, जैसे कि रेगुलर ऑफलाइन क्लास में है वैसे ही तुम्हें मैं फील देना चाहूंगा ऑनलाइन में, कि जनरली अपन इसमें थोड़े कुछ कुछ टॉपिक कवर करेंगे, जैसे डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को कवर करेंगे। इसमें डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को कवर करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट अपन करेंगे डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है। फिर इसमें थर्ड पॉइंट करेंगे इनका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट कैसे होगा। अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। है ना? लाइक इसमें पहले सबसे पहले पढ़ेंगे थॉमसन का मॉडल। थॉमसन्स मॉडल। ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे अपन रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल। थर्ड पढ़ेंगे अपन बोहर मॉडल। फिर अब इसमें पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट वेव मैकेनिकल मॉडल। क्या पढ़ेंगे बताओ? वेव मैकेनिकल मॉडल। देखो इसमें मैं 1-2 मिनट और लिखूंगा, कुछ कुछ टॉपिक तुम्हें पता होगा ना, तो तुम्हें रिवीजन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है। वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे इसमें। फिर पढ़ेंगे अपन डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट। राइट। इस तरह से अपन को ये टॉपिक्स को काफी डिटेल में पढ़ेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे, बट मेनली अपन ये पढ़ेंगे, जैसे जैसे करते जाएंगे अपन इन चीजों को लिखते जाएंगे। ठीक है। तो अपन चलते हैं सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट पे। कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या थी और उसमें क्या क्या दिया था इसने, उसके बारे में अपन डिटेल स्टडी करने चलते हैं। ठीक है। तो क्या करें अपन बताओ? इसमें करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या चीज बताओ? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसने क्या बोला? इसने कुछ कुछ अजम्पशन दिए, उसके पोस्टुलेशंस थे उसमें। इसके अजम्पशंस के बारे में बात करें, क्या क्या अजम्पशन था। तो सबसे पहले इसने दिया था क्या चीज? एटम इज
smallest particle. Atom is smallest particle of an element. ठीक है, क्या बोला? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ एन एलिमेंट, जिसको अपन फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो मतलब एटम क्या था बताओ? एटम इज इनडिविजिबल या इनडिस्ट्रक्टिबल, एटम को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो इसने क्या बोला? पहला पॉइंट बोला था एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो क्या बोला इसने? इनडिस्ट्रक्टिबल भी बोला था। तो क्या बोला? एटम इज इनडिस्ट्रक्टिबल, कि एटम को फर्दर डिवाइड, एटम इज इनडिस्ट्रक्टिबल, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते ना। ये थोड़ा अंग्रेजी का वर्ड है, ध्यान में रखना, इसलिए मैंने तुम्हें, एक तो अच्छा वर्ड है अंग्रेजी का। सेकंड पॉइंट इसने क्या दिया था? सेकंड पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें, इसने क्या पॉइंट दिया? एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर। ठीक है, थर्ड जो इसने पोस्टुलेशन दिया वो क्या था? क्या बोला इसने? कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट atoms of different element will combine in simple ratio. In simple ratio. जैसे एग्जांपल बात करें, Mg+O2 क्या बनाएगा बताओ? MgO। तो इसमें क्या होता है? Mg के दो एटम, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाएगा? MgO एज ए कंपाउंड बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया था इसने, नेक्स्ट पॉइंट बोला एटम कैन नेवर बी created nor be destroyed. है ना? इसने कुछ चार चीजें दी। सबसे पहले बोला एटम सबसे छोटा होता है किसी भी एलिमेंट का, सबसे छोटा पार्टिकल होता है। फिर बोला एक ही एलिमेंट के सारे एटम क्या होंगे? नेचर में वो सिमिलर होंगे। फिर बोला कि मॉलिक्यूल जब कंपाउंड बनेगा तो एटम का सिंपल रेशियो होगा, जिसमें Mg इसमें एक और ऑक्सीजन भी क्या है? एक 1:1, 1:2 ऐसे सिंपल रेशियो रहेगा। ठीक है, बट अगर अपन बात करें रियलिटी में, तो रियलिटी में जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी था वो लगभग फेल हो गया था, है ना? डेल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या हो गया था बताओ? फेल हो गया था। तो इसके फेलोरिटी के रीजन अपन लिखेंगे क्यों फेल हो गया था।
तो ये इसका जो मॉडल था वो फेलियर हो गया था, और क्यों हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। इसका मॉडल फेल क्यों हो गया था? तो पहला सबसे इसने बोला एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, बट एटम डिवाइड हो सकता है। एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू, एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट बोला इसने कि जो एक एटम है उसके एक एलिमेंट के एटम सारे सेम होंगे बट अलग अलग भी होंगे। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट element can be different. Can be different. क्यों बताओ? ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप के एग्जिस्टेंस की वजह से एक एलिमेंट के एटम डिफरेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, जैसे ऑक्सीजन है तो उसका क्या होता है, O8 16 मास का होता है, एक होता है O8 17 का होता है, एंड एक होता है O8 18। ठीक है, ये आइसोटोप एग्जिस्ट कर सकते हैं ऑक्सीजन का। जैसे कार्बन की बात करें तो क्या हो सकता है, 6C12 हो सकता है, या 6C14, ये आइसोटोप भी हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है उसका क्या होता है बताओ, एक हाइड्रोजन होता है 1H1, ड्यूटेरियम होता है 1H2, और ट्राइटियम होता है 1H3। ये आइसोटोप की वजह से एक ही एलिमेंट के सारे एटम सेम हो जरूरी नहीं है। मतलब ऑक्सीजन के देखो अलग अलग ऑक्सीजन एलिमेंट के, कार्बन एलिमेंट के भी एटम अलग अलग, हाइड्रोजन के भी अलग अलग, इस तरह से एग्जिस्टेंस हो सकता है। थर्ड पॉइंट क्या बोला इसने, थर्ड बोला था कि एटम हमेशा सिंपल रेशियो में होता है, बट ये गलत है ना। किसकी वजह से? एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड की वजह से भी इसने बोला था कि एटम अपने सिंपल रेशियो में कंबाइन करेंगे कि इस टाइप का रेशियो नहीं होगा। तो इसमें देखो Fe 0.93 है और ऑक्सीजन 1 है, ये छोड़ो। जैसे दूसरा एग्जांपल अपन ले, Fe 0.95 है और ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन और Fe का सिंपल रेशियो नहीं है। सिंपल रेशियो मीन्स 1:1, 1:2, इस टाइप से। जैसे Ni है वो 0.98 O, इस टाइप से एटम एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोला इसने कि एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, बट यस एटम डिस्ट्रॉय हो सकता है, एटम क्रिएट हो सकता है। एटम कैन बी क्रिएटेड with the help of artificial radioactivity. Artificial radioactivity. तो उसकी वजह से एटम को अपन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल था। हर एक पॉइंट का अपन ने ड्रॉबैक लिखा है, उसने 4 अजम्पशन दिए और चारों अजम्पशन क्या निकल गए थे बताओ, गलत निकल गए थे।
ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है बताओ? डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, इस पॉइंट को अपन डिटेल में पढ़ते हैं फिर। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। तो अब बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल में। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। पहला क्या पढ़ेंगे अपन? पहला पॉइंट पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, उसके बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली ये डिस्कवरी थी किसकी बताओ? किसके बारे में डिस्कवरी थी? डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी था बताओ? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये किसने डिस्कवर किया था बताओ? इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? जूलियस प्लक्कर ने। देखो एक दो क्लास थोड़ी थ्योरेटिकल रहेगी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, उसका ध्यान में रखना। जूलियस प्लक्कर ने ये इसका डिस्कवरी की थी, ठीक है। और इसने एक ट्यूब लिया था, यू टाइप से एक ट्यूब लिया, जिसको उसने इसका नाम क्या था बताओ? डिस्चार्ज ट्यूब। और इसको किससे कनेक्ट कर दिया था बताओ? वैक्यूम से। कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप, ठीक है। इसने एक साइड कैथोड लिया और एक साइड एनोड लिया, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। लेट सपोज ये कैथोड है, और एक क्या लिया उसने बताओ? एनोड लिया। ठीक है, इसमें एक पार्ट पॉजिटिव था और एक पार्ट ये नेगेटिव पार्ट था और ये पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव मीन्स कैथोड, ये क्या था बताओ? एनोड। जो इसका वोल्टेज था वो वोल्टेज क्या था बताओ? वेरी हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज अप्रोक्स कितना था बताओ? 10⁴ वोल्ट। इतना हाई वोल्टेज था। यहाँ पे उसने ZnS की कोटिंग कर रखी थी इसलिए।
किसका कोटिंग था बताओ? ZNS कोटिंग कर रखा था, है ना। ये कैथोड है अपना, और ये क्या है? एनोड है। ठीक है, एनोड था और एक कैथोड था। इसमें बीच में उसने, ट्यूब के बीच में, ये कैथोड हो गया, ठीक है, एंड ये क्या हो गया? एनोड हो गया। कैथोड के ट्यूब बीच में उसने गैस लिया था, और वो गैस किस पे थी बताओ? गैस एट वेरी लो प्रेशर। गैस एट वेरी लो प्रेशर। तो इतनी हाई वोल्टेज पे क्या था जो इसमें गैस थी वो आयनाइज हो गई। जो भी गैस थी इस ट्यूब में वो क्या होगी बताओ? आयनाइज होगी। सपोज अगर H2 गैस है तो आयनाइज होगी किसमें बताओ? H++ इलेक्ट्रॉन में। अगर ऑक्सीजन गैस है तो आयनाइज होगी किसमें बताओ? O++ इलेक्ट्रॉन में। ओके, जैसे नाइट्रोजन गैस है वो आयनाइज होगी किसमें बताओ? N++ इलेक्ट्रॉन में। इस तरह से वो गैस क्या होगी? आयोनाइज होगी। क्या होगी बताओ? आयोनाइज होगी। आयोनाइज होने की वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो गए बताओ? अंदर इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गए, और इधर से ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्या मारेगा? उसको धक्का मारेगा, तो इधर से इधर क्या जाने लगे? इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे। किसका फ्लो होने लगा बताओ? इलेक्ट्रॉन का। जूलिस ने लगा कि ये कोई रे आ रही है, वो कहां से आ रही है बताओ? कैथोड से। इसलिए उसने इनका रे का नाम क्या दे दिया? कैथोड रे। क्या नाम दिया था बताओ? कैथोड रे। बट एक्चुअली में वो क्या थी बताओ? वो इलेक्ट्रॉन की वजह से थी। और ये जब भी ये रे इस ZNS कोटिंग प्लेट पे आके टकरा रही थी तो क्या क्रिएट कर रही थी बताओ? फ्लोरोसेंस, चमक पैदा कर रही थी, है ना। सारी सारी गैस क्या हो जाती थी हाई वोल्टेज पे? गैस आयनाइज हो जाएगी क्या चीज? इतने हाई वोल्टेज पे, है ना, एंड लो प्रेशर। और पता है प्रेशर लो कितना था? 10⁻⁻⁴ atm टाइप। इतना कम प्रेशर था, 10⁻⁻⁴ atm। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या क्रिएट करने लगे बताओ? रे। तो साइंटिस्ट लोगों को क्या लगा? उनको लगा these ray seems to be originated from cathode, but actually क्या हो रहा था बताओ? गैस आयनाइज हो रही थी, उसकी वजह से हो रही थी। ठीक है, अब अपन लिखते हैं क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थे कैथोड रे के। CR मैं नाम लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज।
कौन सी रे बताओ? सीआर। इनके क्या क्या करैक्टर थे उसके बारे में अपन स्टडी करने जा रहे हैं। पहली बात, सबसे बड़ा करैक्टर था, सबसे बड़ा करैक्टर, सीआर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, cathode ray travel in a straight line, straight line with very high velocity. With very high velocity and produces and produces shadow of object placed in their path. ठीक है। सेकंड बात करें, जो कैथोड रे है वो क्या प्रोड्यूस करती है? सीआर प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट, CR produces mechanical effect and if a small paddle wheel is placed in their path, it start rotating. It starts rotating. और उसका मतलब क्या है? Which indicate CR consists कौन सा पार्ट बताओ? मटेरियल पार्ट। ठीक है, CR कंसिस्ट मटेरियल पार्ट। थर्ड प्रॉपर्टी लिखते हैं अपन, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी लिखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या चीज? when electric and magnetic field are applied, when electric and magnetic field are applied, CR deflected towards
Cr डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। कौन सा प्लेट? पॉजिटिव प्लेट। दैट मीन्स they consist negative charge। they consist negative charge। नेक्स्ट पॉइंट था इनका, वो क्या करती है बताओ? कौन सा इफेक्ट जनरेट करती है? फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस क्रिएटेड बाय सीआर। फ्लोरोसेंस इफेक्ट क्रिएट होता है सीआर से, ठीक है। नेक्स्ट सीआर पेनेट्रेट थ्रू। सीआर पेनेट्रेट थ्रू, किसके थ्रू पेनेट्रेट हो जाती है बताओ? थिन शीट ऑफ मेटल और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट ये अफेक्ट करती है, दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। they affect photographic plate। Next, very important, the ratio of E by M। The ratio of E by M, that is specific charge, is same for all cathode ray। is same for all cathode ray, irrespective of gas taken in the tube। ये क्या रहेगा बताओ? कांस्टेंट। यस और नो? क्योंकि ई और इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज तो चेंज होने से रहा। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा बताओ? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। और मास क्या होगा बताओ? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 9.11 इंटू 10⁻31। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन की चीजें चेंज नहीं हो रही, इसलिए ये E बाई एम, क्या चीज बताओ? E बाई एम विच इज नोन एज स्पेसिफिक चार्ज, किस पे डिपेंड नहीं करेगा? गैस पे। सेम रहेगा तो ये गैस पे डिपेंड नहीं करेगा। इन दोनों का रेशियो लेना है। ये क्या बताओ? चार्ज, और ये क्या है? मास। मास बाय चार्ज क्या रहेगा? सेम हो। तो इस टाइप से ये डिस्कवरी ही फंडामेंटल पार्टिकल, कौन से बताओ? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है ना। इसमें अपन ने कुछ पॉइंट्स लिखे, एक बार रिवाइज जरूर करके आना। और अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में, डिस्कवरी ऑफ एनोड वगैरह। और ये जैसे एक लेक्चर और आ जाएगा तो मैं नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में तुम्हें इस पे ईएलपी सोल्व करवाऊंगा, जो जेई में, नीट में अच्छे क्वेश्चंस आ रखे हैं। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए, क्वेश्चंस तो अगर करते हो तो उन क्वेश्चंस के रिपीट होने का चांस बहुत ज्यादा होता है ना। ये बिलीव करना, डेफिनेटली उन क्वेश्चंस का तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अगली क्लास में ईएलपी दूंगा। तब तक थैंक यू, बाय। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।